नई शिक्षा नीति को लेकर के पूरे देश में उत्सुकता है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी धनंजय सिंह मौजूद हैं। और ये जो संस्था है, ये संस्था लगातार इस नई एजुकेशन पॉलिसी के प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई है। तमाम जो रिसर्च कर रही है उसका भी एक इसमें अहम योगदान है। उनसे बात करते हैं। धनंजय जी, मुझे शुरुआत में सबसे पहले ये समझाइएगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जिसे कहते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चे, वो उनके लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल बैग वो कितना हल्का होगा इसमें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अहम जब पहलू है, जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अर्ली केयर और एजुकेशन की बात करता है। एनईपी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। तो जब केयर की हम बात करें और केयर और एजुकेशन को मिलाकर बात करें, तो ये वाजिब हो जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो भारी जो बैग्स जो लेके वो जाते हैं, वो अपने आप में एक स्ट्रेस की बात है। सिर्फ ये फिज़िकल शारीरिक जो है दबाव की बोझ की बात नहीं है, बट ये है कि एक उनका जो फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को, जो कोग्निटिव फ्रीडम जो है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे एनईपी ये कहता है कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोग्निटिव और क्रिएटिव एबिलिटी उस एज में होती है, 3 से 8 की जब एज की बात करते हैं, वहाँ पे बच्चों को कम से कम दबाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन हो सोचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन हो कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस और अपने जो इर्द गिर्द जो घर का माहौल और जो समाज का जो माहौल है उसमें जो चीज़ें सीखने को बच्चों को मिलती है। तो बच्चों को केंद्रित कर कर जो है ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति पॉलिसी बनाई गई है उस लेवल पे। तो अब 3 से 8 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, उनके स्कूल बैग के बारे में बताइए। स्कूल बैग क्या नहीं होगा उनके कंधे पर, या होगा बहुत हल्का होगा, है क्या? नहीं, देखिए, स्कूल बैग एक अहम हिस्सा है स्कूल जाने का। इसकी भी एक सुंदरता है, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे बैग लेके जाते हैं, पर भारी बैग नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि कम से कम टेक्स्ट हों। टीचर जो है अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करें। बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, सबसे अहम बात यह है शिक्षा नीति की, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को हो या फिर सेकेंडरी एजुकेशन को हो, ये जो करिकुलम जो है उसको वो फ्लेक्सिबल बनाती है एक तरीके से। तो सिर्फ किताब में जो लिखी हुई बातें जो है, प्रिंटेड बातें, वो ही नहीं, उसके अलावा एक जो है क्लासरूम जो है वो उभर कर आता है टीचर और स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से। भाषा बताइए कि किस भाषा में पढ़ाई का है प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, मतलब कक्षा 8 तक अगर हम बात करें। जी, देखिए, शिक्षा नीति की अब जो दूसरी बड़ी बहुत जो ज़रूरी चीज़ ये है कि भाषा जो है वो एक कोर होता है लर्निंग का। और 3 से 8 साल के फिर इस बात को मैं रिपीट करूँगा, अपनी भाषा जो बच्चे की घर की भाषा, जो बच्चे की समाज की भाषा जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री में रही, जिसको कि पहले की शिक्षा नीतियों ने इतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाए, करने की कोशिश की, वो ये है कि बच्चे का घर की भाषा, समाज की भाषा और जिस भाषा में बच्चा पढ़ता है और एक्सप्रेस करता है उसमें एक विरोधाभास है, इसमें कोई इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो नहीं है। तो ये कहा गया है कि भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान हो, कब ये 5वीं तक या फिर जो है 8वीं तक, जो जहाँ तक हो सके, और इवन आगे चल के भी एक्सप्लोर किया जाए कि भारतीय भाषाओं में 5वीं से लेकर 5वीं तक और 8वीं तक जो भारतीय भाषा होंगी उन्हीं को प्रायोरिटी। जी 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 जी, उसकी भाषाओं में हिंदी, उड़िया, तमिल, जो जहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी जहाँ तक पॉसिबल हो, इवन जो सेकेंडरी एजुकेशन, बाद में ये बात की गई है कि जो इवन साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका भी ट्रांसलेशन जो है भारतीय भाषाओं में हो। आप ये कह सकते हैं, देखिए, एक इशू ये आता है कि चलिए आप किसी भी स्कूल में बात करें, चाहे चेन्नई में हो या दिल्ली में हो, तो भारतीय भाषाएं बच्चों की अलग अलग हो सकती है, ये एक आता है इशू। फिर इसमें यह है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो मेरा पहला अपना मत है, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो मान लीजिए किसी लिमिटेशन की वजह से एक भाषा में क्लासरूम में बैठेगा, क्लासरूम में बहुत अन्य विभिन्न भाषाओं के बच्चे होंगे जो उनके मदर टंग जिसको कहते हैं। लेकिन अगर कोई एक किताब उपलब्ध हो हिंदी में, उड़िया में, बांग्ला में,
तो और वो बच्चा घर पे पढ़े, उस बच्चे उससे शेयर करे, तो ये तो एक बहुत बहुत ही एक सकारात्मक और पॉजिटिव। जरा आते हैं सेकेंडरी लेवल पर 9 से 12 के लिए, उसमें क्या कुछ सेमेस्टर सिस्टम जैसी बात है 9 से 12 के बीच? नहीं, कंपल्सरीली तो नहीं है, लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी दी गई है। देखिए, शिक्षा नीति की मैं फिर से दोहराऊंगा, सबसे जो एक तरह की अहम बात ये भी है कि वो अलाउ करती है करिकुलम डिज़ाइनर को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कि विभिन्न जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने अपने तरीक़ों से चीज़ों को डेवलप के बारे में जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, ऑप्शन क्या है? ये ज़रूर कहा गया है कि जितना तक हो सके आप जो लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर आप छोटा करते हैं, फोकस रहता है, तो अगर मान लीजिए आप सेमेस्टर सिस्टम अगर पॉसिबल है कहीं पर हो, तो ये रहता है कि बच्चे का जो फोकस है जो है वो ज़्यादा रहता है उन चीज़ों पे सीखने का और उन चीज़ों पे सोचने जो क्रिटिकल थिंकिंग अहम है शिक्षा नीति में। ये कहा गया है शुरू में ही कि एजुकेशन का गोल है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, ताकि बच्चा जो है देश के भविष्य में, जब हम अमृत काल में हैं, तो बच्चा जो है पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर, उसमें ज़रूरी है कि फोकस्ड हो। मैं क्लियर करता चलूँ कि आप ये कह रहे हैं 9th से 12th तक सेमेस्टर सिस्टम वैकल्पिक है, जिसकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें यही है कि सेमेस्टर सिस्टम का जिक्र हुआ है, बिल्कुल ज़रूर हुआ है, लेकिन ये छोड़ दिया गया है जो विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं होंगे उन पे। लेकिन मान लीजिए अगर एनुअल सिस्टम भी है तो उसमें भी विद इन द स्कूल तो आप एक तरीके से ये डेवलप कर ही सकते हैं ना कि फोकस्ड हो, मान 3 महीने का, 2 महीने का, ताकि मैक्सिमम जो है आउटकम जो है एजुकेशन का वो आ सके। एक बात मुझे और समझाइएगा कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात है, जो हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, क्या इनका भी समावेश है इस एजुकेशन पॉलिसी में? ये किस लेवल पर पढ़ाए जाएंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। पहली बार मैं कहूँगा कि एक पूरी तरह से, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डीकोलोनाइजिंग जो इंडियन एजुकेशन जो है उसकी बात की गई है। हमारी परंपरा में और बहुत एक रिच ट्रेडिशन रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। आप देख लीजिए ना, कोई भी एक डिसिप्लिन ले लीजिए, आपको मूल ग्रंथ भारत में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो फिलोसफी की बात हो, चाहे वो पोइट्री की बात हो, चाहे सो कॉल्ड केमिस्ट्री की, मेटलर्जी की बात हो। तो कैसे पढ़ाएंगे और किस लेवल से पढ़ाना शुरू कर देंगे? जी, जो मेरी समझ है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से ऐसा हो कि जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो रिच टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, सारे डिसिप्लिन्स में टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, उनमें से जो भी रेलिवेंट एक क्लास के लिए उस स्टेज के बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक्सट्रैक्ट्स लिए जाएंगे। और मान लीजिए कि आप कोई भी विषय है, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, फिज़िक्स की बात हो, आप देखिए ना कि इवन जो बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर जो क्वांटम अर्डिंग श्रोडिंगर जो हैं, वेदांत से बहुत इन्फ्लुएंस हुए। तो क्यों ना हो, जब आप एटम्स की जो बात करते हैं, तो क्यों ना, जब एनर्जी की बात करते हैं आप, जो एटम की जो कोर में एनर्जी है, तो क्यों नहीं वेदांत से कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड लेवल ग्लोबली साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस किया, हमारे बच्चों को क्यों उनसे जो है उनको ये मौका ना मिले कि अपनी परंपरा में इसके बच्चों को भी मौका मिलेगा पढ़ने का? मिलना चाहिए। हम श्योर कि जो टेक्स्ट बुक लिखी जाएंगी उस स्टेज पे ऑब्वियसली, तो इन सब चीज़ों का तो ये विंडो ओपन की गई है एजुकेशन। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परंपरा में क्या हुआ है उसकी बेसिस पे ही तो हम समझेंगे ना कि और जगह क्या हुआ है। किताबें कब तक तैयार हो जाएंगी नेशनल पॉलिसी? हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन की हिसाब से, तो एनसीईआरटी तो काफ़ी इससे सीरियसली परसू कर रहे हैं, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, बट आई एम श्योर कि जल्द ही ये सब चीज़ें। सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि जो हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, साइंस और आर्ट, क्या कोई इनका भी ऑप्शन दिया गया है कि साइंस का जो पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है वो आर्ट के सब्जेक्ट भी चूज़ कर सके, आर्ट वाला साइंस को पढ़ सके? बहुत अच्छा सवाल है ये, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, इवन सेकेंडरी एजुकेशन में हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरिटी या मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करता है, बिकॉज जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। जो आपकी जो साइंटिफिक जो एप्टीट्यूड है और जो क्रिएटिव एप्टीट्यूड है, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है, सोशल एप्टीट्यूड है, ओबियसली सोशल साइंस का एक बहुत अहम हिस्सा है साइंस के डेवलपमेंट में, और साइंस का भी सोशल साइंस
साइंस का कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली है। उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ तो 64 कलाओं की बात है ना, राजशेखर है 9वीं शताब्दी में कहते हैं। तो ये सारी जो कलाएं हैं, जो डिसिप्लिन्स है, उनकी जो बाउंड्रीज़ है उनको हटाकर जो इंटीग्रेटेड जो है एजुकेशन उनको देने की आवश्यकता है। इसलिए काफ़ी अहम पहल है मल्टीडिसिप्लिनरी का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धनंजय जी हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक तरीका अख्तियार किया गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय ज्ञान दर्शन की परंपराएं हैं, उससे भी वो जुड़े रहें और फ्लेक्सिबिलिटी देगी। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ में भी काफ़ी कुछ छोड़ा गया है कि वो अपने परिस्थितियों के अनुसार तय कर सकें और भारतीय भाषाओं पर विशेष जोर दिया गया है। कैमरा मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।